Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 49 लेकर आया हूं। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रीट 2021 के पैटर्न अनुसार आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोनों लेवल के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हो तो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा। दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत संकेतक का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने हेतु दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। तो साथियों, आप सभी ने जब दैनिक पाठ योजना बनाई है उसके बाद में उसका शिक्षण करवाया होगा, तो वहाँ पर एक सहायक सामग्री होती है जिसका नाम होता है संकेतक, जिसको हम पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संकेतक होता है जो कि एक दृश्य शिक्षण सामग्री होती है। किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए उस पर जैसे वो डंडे टाइप का होता है ना, तो उस प्रकार की ये सहायक सामग्री होती है। उसके माध्यम से बताते हैं कि भाई उसको डंडे को वहाँ पे जो वर्ण या शब्द या जो भी लिखा होता है उस पर रख करके कि भाई ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में संकेतक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन मित्रों, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है कहलाती है कौन सी विधि? व्याख्यान विधि में, वाद विवाद विधि में, खेल विधि में और योजना विधि में। तो देखिएगा, योजना विधि में कक्षा को 2 दलों में अलग विभाजित नहीं किया जाता है। व्याख्यान विधि में भी जो कक्षा है इसको 2 दलों में विभाजित नहीं किया जाता है। व्याख्यान अध्यापक देता है तो सभी जो छात्र होते हैं वो व्याख्यान को सुनते हैं। जो खेल विधि है इसमें भी सभी बच्चों को खेल खिलाया जाता है। लेकिन साथियों, जो वाद विवाद विधि होती है इसमें कक्षा को 2 दलों में विभाजित किया जाता है और उनके मध्य वाद विवाद करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है दूसरे क्वेश्चन में, वही आपका राइट आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर है? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं मित्रों। साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, दल शिक्षण विधि में दल शब्द का प्रयोग होता है छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, दोनों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो जो दल शिक्षण विधि होती है जिसके जनक कौन है? डेविड वार्डिंग। डेविड वार्डिंग जनक है। अमेरिका में इसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि जो दल से शब्द है, इस दल शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए न होकर के अध्यापकों के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि भाई दल शिक्षण में बहुत सारे छात्रों का एक दल बना करके शिक्षण करवाया जाता है। वो नहीं, वो जो दल है उस शब्द का प्रयोग अध्यापकों के लिए होता है कि अलग अलग विषय के या एक ही विषय के अलग अलग विद्यालय के या अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापकों को मिलकर के किसी चीज को पढ़ाते हैं जब वो, तो वो होता है दल अध्यापकों का। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों आपका तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। साथियों, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? 4H का नाम सभी ने सुन रखा होगा। 4H में कौन सी चीज नहीं आती है? होनेस्ट, हेल्थ, हेड और हैंड। ये बाद में से ही लिखा हुआ है, हेड है ना। तो मित्रों, 4H के अंतर्गत हैंड भी आता है, हेड भी आता है, हेल्थ भी आता है। मतलब हाथ, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ों तो 4H में आएगी आएगी। लेकिन होनेस्ट नहीं आता है साथियों। होनेस्ट 4H में नहीं आता है, बल्कि हर्ट आता है। क्या आता है? हर्ट आता है, हृदय। ठीक है, याद रखना इसको। 4H में होनेस्ट ना आकर के, 3 तो ये है ही है, और चौथा है हार्ट। विकल्प नंबर आपका 1 सही है चौथे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे?
निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की विधि जो नहीं है उसका चयन कीजिएगा। सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और व्यास विधि। तो मित्रों देखिए, आगमन विधि तो मुख्य रूप से व्याकरण शिक्षण की ही है, निगमन विधि भी मुख्य रूप से व्याकरण शिक्षण की ही है। दोनों के माध्यम से व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। अब एक तो सूत्र विधि हुई, एक व्यास विधि हुई। आगमन में क्या होता है, यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से सूत्रों को निकलवा कर छात्रों से ही सूत्र निकलवाए जाते हैं और फिर व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। जबकि निगमन में पहले सूत्र बता देते हैं, फिर बच्चों को पहले सूत्र याद करवा देते हैं, फिर उनसे व्याकरण सिखाया जाता है। सूत्र जो विधि है साथियों, ये भी निगमन के जैसी ही विधि है, लेकिन यहाँ पर जो व्यास विधि है इससे व्याकरण का शिक्षण नहीं करवाया जाता है। व्यास विधि साथियों पद्य शिक्षण की होती है। आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? समझना, यह छात्रों को प्रेरित करती है, जो लाभ नहीं है उसको देखना है आपको। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, इसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है और इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो मित्रों व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है। देखो, समय की भी बचत होगी, शक्ति की भी बचत होगी। व्याख्यान के माध्यम से बड़ी चीज को भी कम समय में समझा सकते हो। शिक्षक और शिक्षार्थियों का जो संपर्क है उसको भी ये सुविधाजनक बनाएगी। आमने सामने रहकर व्याख्यान दिया जाता है, छात्रों को भी प्रेरित करेगी, लेकिन श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता। साथियों, अध्यापक अगर बोलेगा और छात्र अगर उस चीज को सुनेंगे तो फिर कौन से कौशल का विकास होगा? श्रवण कौशल का। तो हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि से श्रवण कौशल का विकास होता है। तो साथियों ये क्या कह रहा है कि ये लाभ नहीं है, ये तो लाभ है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 6 में। इससे श्रवण कौशल का विकास होता है और यह कह रहा है नहीं होता है, तो ये आपका गलत है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। 7वां क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, अभिकर्मित अनुदेशन की। तो शिक्षण कौशलों का तो नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, जिसे प्रस्तावना कौशल हुआ, प्रस्तुतिकरण कौशल हुआ, प्रश्न कौशल हुआ, शांपट्य कौशल हुआ इत्यादि। तो ये चीजें साथियों शिक्षण कौशलों के अंतर्गत आ जाती है। ये शिक्षण कौशल हमें सूक्ष्म शिक्षण में सीखने को मिलते हैं। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत ये चीजें सिखाई जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 7वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्षेत्राटन विधि का गुण नहीं है विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना और समय की बचत न होना। तो साथियों देखिए, जो क्षेत्राटन या भ्रमण विधि होती है इसमें हम बच्चों को विद्यालय से बाहर कहीं भी भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं। तो जो इस विधि में गुण नहीं है वो आपसे पूछा है। मित्रों विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करती है ये विधि। ये विधि छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करती है। इससे जो समाज है और जो घर है इसमें उत्तम संबंध स्थापित होता है, लेकिन समय की बचत न होना ये इसका गुण न होकर ये इसका दोष है। क्या है? ये इसका दोष है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। संपूर्ण विषय वस्तु को आप क्षेत्राटन विधि के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है साथियों? दोष है। कौन सा विकल्प सही हुआ फिर आपके? चौथा विकल्प सही हुआ प्रश्न नंबर 8 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, वाचिक अभिनय में किया जाता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय करना, नाटक करना और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करो। अब वाचिक अभिनय का नाम आप सभी ने सुना होगा। वाचिक का मतलब क्या होता है? बोलना। अभिनय का मतलब नाटक करना। तो साथियों, वाचिक अभिनय में क्या करते हैं, जो अलग अलग बालक है इनको निश्चित पात्र बना दिया जाता है कि भाई आपका ये पात्र है, आपका ये डायलॉग है, आप इसके बाद बोलोगे। तो वो जो विविध बालक है ये इनके द्वारा जब पात्रों के रूप में संवाद बोला जाता है तो उसको ही वाचिक अभिनय कहा जाता है। साथियों, शिक्षक द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो तो आदर्श अभिनय कहलाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 9वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पात्रा अभिनय विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि, अनुसंधान विधि। तो दहेज की समस्या पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, तो दहेज एक सामाजिक समस्या है साथियों। इसको आप अभिनय के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से पढ़ा सकते हो। अभिनय मतलब रंगमंच के माध्यम से या कक्षा अभिनय के माध्यम से किरदार देकर के बच्चों को और वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न करके बच्चों के सामने अगर आप लाते हो तो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से वो उस चीज़ को समझ जाएंगे। पात्रा अभिनय विधि आपका सर्वश्रेष्ठ आंसर रहेगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 प्रश्न नंबर 10 में। तो ये 10 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं मित्रों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को साथियों। मित्रों, प्रश्न नंबर 11 आपके आता है, शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर प्रत्येक अध्यापक सही से शिक्षण नहीं कर पाता है? प्रयोजना विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि और भ्रमण विधि। तो समझिएगा यहाँ पे, सूत्र विधि, भ्रमण विधि, प्रयोजना विधि, ये तीनों आपका राइट आंसर नहीं है, बल्कि राइट आंसर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का प्रयोग करके प्रत्येक अध्यापक सही से शिक्षण नहीं कर पाता है, क्योंकि व्याख्यान नॉलेज तो होता है सभी अध्यापकों को, लेकिन कुछ अध्यापक उस नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, मतलब व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों, व्याख्यान विधि का प्रयोग सभी अध्यापक सही से नहीं कर पाते हैं। थर्ड विकल्प आपका सही है। 11वें क्वेश्चन में आपने देखा होगा, कई अध्यापक जानते तो बहुत है लेकिन एक्सप्लेन करने में उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और कई अध्यापक नॉलेज तो कम है लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन उस चीज़ को करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है 11वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो मित्रों, 12वां क्वेश्चन, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो, इनमें से कोई नहीं। तो हम उस सबसे अच्छी शिक्षण विधि उसे नहीं कह सकते हैं जिसमें बहुत छुट्टियां हो या बहुत सरल हो, बल्कि सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि होती है मित्रों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं होना चाहिए। विद्यार्थी अगर क्रिया करके किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो मतलब वो स्थायी रूप से याद रहेगी, वो सीखना उसके अलग ही, ठीक है, उसमें अलग ही व्यवहारगत परिवर्तन करेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि उसे माने जाती है जिसमें छात्र पर आधारित क्रियाएं ज़्यादा हो साथियों। विकल्प नंबर कौन सा सही है? 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को साथियों। 13वां क्वेश्चन, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। तो मित्रों, जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रस्तावना, जिसमें अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक। उसी से हमें पालक को पता चलता है कि भाई हाँ, हम आज इसके बारे में शिक्षण करने वाले हैं। तो साथियों, बालक को पाठ योजना के प्रस्तावना नामक सोपान में ही पता चलता है कि मुझे क्या पढ़ना है। थर्ड विकल्प आपका सही है 13वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर।
तो मित्रों 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सीखने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक विकल्प तो कह रहा है बोलना सिखाने के लिए, एक कह रहा है बोलना सीखने के लिए, एक समझाने के लिए और एक शुद्ध प्रयोग के लिए। तो बच्चों को जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है साथियों व्याकरण पढ़ाने की भाषा के अंतर्गत, ताकि भाषा को बालक शुद्ध प्रयोग से शुद्ध उसका प्रयोग कर सके, सही से उसका प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं है कि संधि समास विराम चिन्ह बहुत सारी अन्य चीज़ें होती है जो उपसर्ग प्रत्यय इन सभी का ध्यान में रखते हुए, कारक का ध्यान में रखते हुए, अन्य भी सर्वनाम वगैरह है, संज्ञा वगैरह है, विशेषण वगैरह है, सभी का ध्यान रखते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ सभी का ध्यान रखते हुए बालक भाषा का प्रयोग करे। इसके लिए ही व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि उसका जो भाषा प्रयोग है वो शुद्ध हो जाए। सेकंड विकल्प सही है 14वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है स्व अध्ययन विधि, गृह कार्य विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और मौखिक कार्य विधि। तो मित्रों छात्र जो है वो अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण कर रहा है, मतलब अध्यापक पर्यवेक्षण कर रहा है, उनका निरीक्षण कर रहा है। तो ऐसा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में होता है जिसके जनक कौन है? डेजी जॉन मोरविल इसके जनक है साथियों। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। मित्रों 16वां क्वेश्चन आपके, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, मापन क्षमता, मनोरंजन, भावानुभूति। तो यहाँ पर देखिए कविता शिक्षण जो कि पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है साथियों। पद्य शिक्षण का या कविता शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है भावानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 16 में। शब्दार्थ बोध तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मान सकते हो, लेकिन पद्य का या कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भावानुभूति है दिए गए विकल्पों के अनुसार। चौथा विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में और लेखन शिक्षण में। तो मित्रों भाषा संसर्ग विधि का तो सभी ने नाम सुन रखा होगा। भाषा संसर्ग विधि गद्य पद्य की विधि न होकर के व्याकरण शिक्षण की विधि है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 18। तो 18वां क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 है आपके, प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान होता है, सहायक सामग्री होती है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं या समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो मूल आधार, प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है पूर्व ज्ञान को, क्योंकि प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न, न कि मूल आधार। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? बालक का जो पहले का ज्ञान है, पहले उससे संबंधित बच्चे से प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके आधार पर धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते जाएंगे। तो साथियों प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान को माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। भाषा शिक्षण की यह सामग्री श्रव्य नहीं है। लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और गिनतारे। तो मित्रों कौन सी भाषा शिक्षण की सामग्री श्रव्य सामग्री नहीं है? मित्रों लिंग्वाफोन हुआ, ग्रामोफोन हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, तीनों ही श्रव्य सामग्री है। लेकिन जो गिनतारे होते हैं ये श्रव्य न होकर के ये एक दृश्य सामग्री है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके? चौथा विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। इसी प्रकार से वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे आपको। 20वां और अंतिम क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं
मॉरिसन, किलपेट्रिक, बीएस ब्लूम और फ्रोबेल। तो साथियों मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक बीएस ब्लूम हैं, इकाई उपागम के परिवर्तक मॉरिसन हैं और यहाँ पर किंडरगार्टन विधि दी थी फ्रोबेल ने। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। तो कैसा लगा टेस्ट, कमेंट करके जरूर जाए और बताए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।